नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। आज हमारे साथ गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। शुक्रिया। सर, आपकी सियासी पारी 1985 में शुरू हुई। पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी से जीतकर आप विधानसभा पहुंचे। उस समय सपा के मुखिया थे मुलायम सिंह यादव जी। उन्होंने आपको मोहम्मदाबाद में चुनावी सभा के दौरान सपा की सदस्यता ग्रहण करवाई थी। 2004 में आपने गाजीपुर से बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिन्हा को भारी अंतर से हराया था। आप सपा से सांसद थे। फिर 2009 में बसपा से आप चुनाव लड़े थे। सपा प्रत्याशी ने जीत भी दर्ज कर ली थी। आप फिर सपा से दूरी क्यों बना लिए थे? नहीं, आपने बहुत कुछ हमारे बारे में पता कर रखा है जो आपने अपने सवाल में कहा। सियासी पारी चुनाव लड़ने की तो ज़रूर 1985 से शुरू हुई, लेकिन समाज सेवा का कार्य अपने शिक्षा पूरी होने के बाद हमने 1976 से शुरू कर दिया था। और 85 का इलेक्शन, ये सही है कि हम कम्युनिस्ट पार्टी के ही सिंबल पे लड़े, पहला चुनाव और जीते थे जी। उसके बाद 4 चुनाव लगातार हम कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल से ही लड़े और 4 बार विधायक कम्युनिस्ट विधायक की हैसियत से ही उत्तर प्रदेश की असेंबली में गए जी। अंतिम बार जब 2003 में, आपको याद होगा, उस समय जब चुनाव हुआ था तो सपा बसपा मिल के गठबंधन का चुनाव लड़ी थी। उस वक्त भी हम कम्युनिस्ट पार्टी से ही लड़े थे और उस चुनाव में जनता का प्यार था, हम फिर जीते थे और अकेले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य की हैसियत से रहे। इसी दरमियान कई मुद्दों पर बातचीत हुई और माननीय मुलायम सिंह ने आह्वान किया कि तमाम सेकुलर फोर्सेस को एक मोर्चे पे आना चाहिए और किस तरह से सांप्रदायिक शक्तियां ध्रुवीकरण करके प्रदेश देश के वातावरण को दूषित कर रही हैं। इन्हीं सब बातों से कई राउंड की वार्ता के बाद मैं प्रभावित हुआ और फिर वो 21 सितंबर और 2004 को हमने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद मुलायम सिंह के सिंबल पर हम विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और 1996 में चुनाव जीते भी। 2002 में हम विधानसभा का चुनाव लूज कर गए सपा के सी सिंबल से और फिर 2004 में गाजीपुर लोकसभा सीट से हम पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से हैसियत से और उस समय भी मनोज सिन्हा साहब से ही मुकाबला हुआ था और 2,27,000 मतों के अंतर से मनोज सिन्हा को चुनाव हराया। वो हम जिक्र किए भारी अंतर से आपने हराया था जी। हाँ, वो तीसरी सबसे बड़ी मार्जिन थी उत्तर प्रदेश में। अनुराधा चौधरी और फिर माननीय मुलायम सिंह यादव और उसके बाद तीसरी बड़ी लीड थी, मतलब जीत किया अंतर हमारा था। उसी के बाद कुछ कंट्रोवर्सी ऐसी आई कि जिसके वजह से समाजवादी पार्टी ने, हम सिटिंग थे लेकिन फिर भी वहाँ कैंडिडेट का ऐलान कर दिया राधे मोहन सिंह को। उस कंडीशन में हम चुनाव लड़े थे बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे 2009 और 2009 में 3,10,000 वोट पाने के बाद भी हम चुनाव हार गए। उसकी वजह ये थी कि भारतीय जनता पार्टी अपना डमी कैंडिडेट खड़ा कर दी और उस सीट पर वो मनोज सिन्हा की हार का बदला लेने के लिए अपने प्रभुनाथ चौहान नामक एक नेता को टिकट दिया, लेकिन अपना पूरा का पूरा वोट सपा कैंडिडेट को चढ़ा दिया। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि बीजेपी के कमल निशान को लेकर लड़ने वाला उम्मीदवार मात्र 21,000 वोट पाया था लोकसभा में। तो मैं चुनाव लूज़ कर गया। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि मुझे अपनी पार्टी बनानी पड़ी 2010 में, और वो कौमी एकता दल के
प्लेटफॉर्म से विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव लड़े। पहले लोकसभा का बलिया से, और उसके बाद विधानसभा का हुआ जो चुनाव, सर उसमें हमारा अगला क्वेश्चन यही है, 2014 का चुनाव आप गाजीपुर की बजाय कौमी एकता दल के प्रत्याशी के रूप में बलिया से क्यों लड़े? वहाँ पर भी शायद आपको हार का सामना करना पड़ा। हाँ, वार तो एक आदमी जब नई पार्टी अपनी बना के लड़ रहा है, न उसके पास समाजवादी पार्टी, न बहुजन समाज पार्टी, न कांग्रेस पार्टी, न किसी दल का सिंबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन हम 1,65,000 वोट बलिया लोकसभा क्षेत्र में भी पाए थे, चुनाव हार गए थे। उसके बाद विधानसभा के जब चुनाव हुए तो भी हम अपने कौमी एकता दल के ही सिंबल से लड़े। गिलास का निशान था और 2 विधायक हमारे पार्टी से जीत लिए थे। 5 जगह हम सेकंड पोजीशन पे थे, 11 स्थान पे हम थर्ड पोजीशन पे हमारी पार्टी थी। 2014 का समय आया तो उस समय ये परिस्थितियाँ थोड़ी और बदल गई। उस चुनाव में गाज़ीपुर से भी हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़े थे और उसी वोट के बंटवारे का नतीजा हुआ था कि मनोज सिन्हा चुनाव वहाँ जीत गए थे, क्योंकि हमारे समर्थन से लड़ने वाले कैंडिडेट को 80,000 वोट मिल गया था और मनोज सिन्हा मात्र 31,000 वोट से जीत गए और जीत के रेल राज्य मंत्री बन गए और संचार मंत्रालय उनके पास, डाक एवं पोस्ट विभाग उनके पास, और वो मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी को भी संभालते रहे। बीएचयू के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हम जहाँ के रहने वाले हैं वो मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले माननीय मनोज सिन्हा जी भी हैं। हम दोनों के घर के बीच में हम समझते हैं 2-3 किलोमीटर का अंतर पे उनका गांव है। एक ही समय राजनीति भी हम लोगों ने शुरू किया है। वो भी शिक्षा भी 1969 में उन्होंने भी हाई स्कूल किया, हमने भी हाई स्कूल किया। उसी स्कूल से उन्हीं के गांव में मोहनपुरा इंटर कॉलेज था, वहीं से हमने भी इम्तहान दिया था। हमारे स्कूल का सेंटर वहाँ गया था और फिर इंटरमीडिएट 71 में हमने भी किया, उन्होंने भी किया। आगे चल के वो बनारस चले गए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन और फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई, और मैं गाज़ीपुर में ही पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में वहीं से ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में ही वो जुट गए विद्यार्थी परिषद के साथ, हमारा संबंध रहा स्टूडेंट फेडरेशन के साथ, और फिर अब जो राजनीतिक परिदृश्य है वो आपको दिखाई दे रहा है। सर 2019 चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी का कहना था कि मुकाबला ज्वलनशील गाजीपुर और विकासशील गाजीपुर में है, सब नारा था। इसके बाद भी गाजीपुर की जनता ने आप पर भरोसा जताया। गाजीपुर के लोगों ने आपको जिम्मेदारी दी, करीब 3 साल में आपने जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरह से किया? अब देखिए, हम तो जो निर्वहन कर रहे हैं, हमारी औकात एक लोकसभा क्षेत्र की है। 2019 के परिणाम से देश में जो सरकार बनी उसकी जिम्मेदारियों को देखिए। प्रचंड मोदी लहर के बावजूद आपको जनादेश मिला, ये सब प्रचंड मोदी लहर थी, लेकिन मनोज सिन्हा हमारे मुकाबले, उनका पर्चा भरवाने गए थे अमित शाह जी, वो 3 ही लोगों का पर्चा भरवाए, मोदी जी का, अपना और मनोज सिन्हा का। फिर भी गाजीपुर की जनता की अदालत में 1.25 लाख मतों के अंतर से मनोज सिन्हा चुनाव हारे। पूरा सत्ता का दुरुपयोग हुआ, प्रदेश की सत्ता, देश की सत्ता, चुनाव आयोग, हर तरह का शिकंजा, हथकंडा। अब ज्वलनशील और विकासशील नाम है। आप रेल राज्य मंत्री थे, आप संचार मंत्री थे, आपने कहा गया आपको कि आप विकास पुरुष हैं, उनके शुभचिंतकों की तरफ से कहा जाता था विकास पुरुष मनोज सिन्हा। लेकिन आज हमारे देश में BSNL हो, MTNL हो, विकास के उस पायदान पे पहुंच गया कि उसके बाद कोई सीढ़ी नहीं होती, उसके बाद सीधे टप से नीचे आएगा। एक टेलीफोन कॉल भी ठीक से बात नहीं हो सकती, कई बार मिलाना पड़ता है। इस बुरी तरह से फेल्योर है।
दूसरी प्राइवेट कंपनियों ने तरक्की कर ली, लेकिन जो सरकारी कंपनी थी उसका भट्ठा बढ़ गया, रेल का भट्ठा बढ़ गया। विकास पुरुष ने ऐसा सजा दिया रेल को कि रेल का भट्ठा बढ़ गया। पोस्ट ऑफिस के विभाग में लोगों की तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। विकास तो इतना हुआ, और उन लोगों की वह नीति, जो कार्यक्रम, जो प्रोग्राम लेके आए, जिसमें 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को हर साल काम देने की बात थी। आप खुद ही समीक्षा कर लीजिए। मैं समझता हूँ दुनिया में बेरोजगारी के सवाल पर हिंदुस्तान का मुकाम बहुत बुलंदी पर है। लगभग 12 करोड़ ऐसे लोग जिनके पास कुछ न कुछ रोजगार था, वो रोजगार से विरत कर दिए गए। किसान हाय हाय कर रहा, छाती पीट रहा, फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया। गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, फैली हुई अराजकता, कदम कदम पर घूसखोरी, बिना घूस के कोई काम नहीं, सारी योजनाएं फेल, और सारी योजनाएं कागज पर जबानी। उसके विज्ञापन में जितना प्रचार हो जाए और जितना आप जैसे मीडिया के साथियों को सरकार अपने 4 साल की उपलब्धि गिलाने के लिए नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो आवंटित कर दे विज्ञापन। अब मुझे ये कहना है कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में 4 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया, अंतिम कार्यकाल है। अब इस कार्यकाल में अभी तक तो 4 साल तक सरकार के क्रियाकलापों के लिए नंबर देने का एग्जामिनर की हैसियत से काम मीडिया के लोग करते थे, और सरकार उनको विज्ञापन देती थी तो नंबर 100 में 100। लेकिन अब जो पीरियड है, ये लास्ट ईयर वाला, इसमें जो गवर्नमेंट है उसके क्रियाकलापों का हिसाब किताब जनता करेगी, एग्जामिनर की हैसियत से वो नंबर देगी। आज आपने संभाल लिया तो नतीजा है कि 80 और 85 रुपए का डीजल हो गया, और 95 और 100 रुपया हो गया पेट्रोल का दाम। जो गैस के सिलेंडर की बात थी, वो 400 रुपये का सिलेंडर, उसकी कीमत हो गई 800-900। महंगाई इतनी बुरी तरह से बढ़ रही है कि एक साधारण परिवार कैसे अपनी जीविका चलाएगा, ये एक समस्या का विषय बन गया। नौकरियां खत्म हो गई। अब कहीं कोई को न पेंशन मिलनी है, न तनख्वाह मिलनी है। भविष्य में अंधकार ही अंधकार, सिर्फ अंधकार। तो हिसाब किताब भारत सरकार से पूछिए। सत्ता और व्यवस्था भारत सरकार चला रही है। कहती है कोरोना महामारी के चलते देश की दुर्गत हो गई है, इसलिए सांसद सदस्यों को जो 5 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया था कि ये अपने निर्वाचन क्षेत्र में छोटी मोटी जनता से जुड़ी हुई ज़रूरतों को इस धन से पूरा करा सकेंगे। बजट तो कलेक्टर के खजाने में, लेकिन संसद सदस्य के प्रस्ताव पर छोटे बड़े ज़रूरतों के जो काम होते थे आम जनता के, कहीं नाली का, कहीं खड़ंजे का, कहीं सोलर लाइट का, कहीं हैंडपंप का, उन काम को एक संसद सदस्य करा सकता था। हमें ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आज भारतवर्ष में सभी संसद सदस्यों के जो सांसद निधि का बजट था उस पर रोक लगा दी गई। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? और रोक भी लगाई गई, 2.5 साल तक के लिए रोक लगा दी। अब कह दिया कि 31 मार्च 2022 के बाद अब अगर सामान्य स्थिति होगी तो बजट रिलीज होगा। क्या कोई काम कराएगा? कहां से कोई काम कराएगा? तनख्वाह को कहा गया कि आपकी तो 33% तनख्वाह काटी जाएगी। संसद सदस्यों की शुरुआत वहीं से हुई, 33% तनख्वाह काटने का कहा गया। लेकिन तनख्वाह के नाम पर जो धन मिलता था और भत्ते के नाम पर जो धन मिलता था, सब मिला के अगर देखा जाए तो 33,000 रुपया तनख्वाह के नाम पर रह गया। ये सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसकी कोई उपलब्धि है ही नहीं।
अगर कुछ बनाया हो, इन्होंने कहा था कि हम तो बुलेट ट्रेन चला देंगे, चलिए हम आपके साथ चलते हैं, ज़रा टिकट कटवा लिया जाए, कहीं सैर कर लिया जाए बुलेट ट्रेन से। मोदी जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि सड़क पर हवाई चप्पल पहन के चलने वाला भी आदमी जहाज़ में सफ़र करे। क्या बात है, क्या सपना दिखाया। और आज क्या वास्तविक स्थिति है देश की। रेल बेच रहे हैं आप, रेल आपने बनाई नहीं थी लेकिन रेल आप बेच रहे हैं, प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं। आपने बैंकों को मतलब बेच डाला, खत्म हो गया बैंकों की। बैंक कर्मियों की स्थिति ये है कि वो भूखे मर जाएंगे, उनके परिवार के लोग। 10 लाख बैंक कर्मचारी बेरोजगार होने जा रहे हैं देश में। आपने जहाज बेच दिया, एयर इंडिया को नीलाम में खरीदने वाला कोई नहीं है, हम तो नीलामी पे चढ़ा के बैठे हुए हैं। एक तरफ कि देश महामारी से गुजर रहा है, संकट की स्थिति है, इसलिए सब कुछ रोका जा रहा है, और दूसरी तरफ ये कौन सी शौकीनी है, आप बता दीजिए। जिस रैंक का जहाज ट्रंप साहब के उड़ने के लिए अमेरिका, दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, हम भी उसी रैंक के जहाज में उड़ेंगे। 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ खर्च। क्या हुआ था हमारी सेक्रेटेरिएट को, इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग को? क्या वो कहीं गिर रही थी कि धंस रही थी? हमारे इंजीनियर तो मेट्रो के पिलर भी बना रहे हैं, उसमें भी दरार पड़ जा रही, और वो आज भी मजबूती से खड़ी है। जब देश संकट की स्थिति में है तो 20,000 करोड़ रुपया नई संसद, नया सेक्रेटेरिएट बनाने का तो क्या सर मामला? आप लोगों की सुविधा के लिए ही तो किया जा रहा है। अच्छा, बहरहाल तो सुविधा जनता की देखी जाए, हम लोगों की तो सुविधा सब कुछ है, लेकिन कुछ देश की जनता की, 130 करोड़ जनता की सुख सुविधा भी तो देखी जाएगी। उसी के खून पसीने की कमाई है। ये जीएसटी टैक्स के नाम पर जो वसूला जा रहा, ये उसी जनता से वसूला जा रहा, और जो बैंक का में रखा जा रहा, और उसके बाद बैंक से पैसा ले करके ये जो अपना सरकार के चहेते हैं, विजय माल्या भाग लिए, नीरव मोदी भाग लिए। क्या है, 10-10 हजार करोड़, 8-8 हजार करोड़ रुपया लेके भागते जा रहे। आपने तो कहा था कि हम काला धन लाएंगे। कोई बात करता है, कोई मीडिया वाला पूछने वाला है कि मोदी जी काला धन कब आएगा? बेलगाम नौकरशाही, गरीबों पर अत्याचार, जुल्म की ऐसी ऐसी घटनाएं जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी। बेटियों की आबरू लूटी जा रही, सरे राह रोज घटनाएं हो रही। सत्ताधारी दल के विधायक और उनसे जुड़े हुए लोग इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए जा रहे हैं, और उनको बचाने का प्रयास हो रहा है। लचर परवी के चलते अभी चिन्मयानंद साहब छूट गए, जिस लड़की ने आरोप लगाया था उसी के ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। सर समय की नज़ाकत के लिए थोड़ा सा जो है अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मैसेज, तरह तरह की बातें चल रही हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी, और ये अनुरोध किया गया था कि मुख्तार अंसारी के विरुद्ध कुछ ट्रायल लंबित हैं उत्तर प्रदेश की एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में। उन मुकदमों का ट्रायल नहीं हो पा रहा है। उनको पंजाब के मोहाली जेल से, जहां उनके विरुद्ध मात्र एक मुकदमा है, वहां से ट्रांसफ़र किया जाए उत्तर प्रदेश के जेल में, ताकि इन मुकदमों का विचारण हो जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश 26 मार्च को जारी कर दिया कि 2 सप्ताह के अंदर पंजाब के जेल अथॉरिटी के लोग उत्तर प्रदेश की जेल अथॉरिटी को मुख्तार को सौंप दें। अब उस प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय से गृह सचिव, प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख सचिव गृह के स्तर से चिट्ठी वहाँ गई, और वहाँ के पंजाब के अपर गृह सचिव, प्रमुख गृह सचिव, उनकी चिट्ठी यहाँ आ गई। 8 तारीख को उन्होंने कहा आप आइए ले जाइए। यहाँ की फोर्स चली भी गई,
हो सकता है कल उनको लेके वहाँ से चल भी दे। पंजाब से बांदा जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, कल सुबह तक शिफ्टिंग हो जाए, कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए कड़ी सुरक्षा की गई है। इस पूरे मामले को लेकर आपको योगी सरकार पर भरोसा है कि कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, या एकदम सब अरे सारी वो चीज़ें? तो अलग बात है। सरकार के में बैठे हुए लोग, मंत्री, संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गैर जिम्मेदाराना बयान दे करके इस तरह की स्थिति पैदा कर दिए कि नई आशंकाओं ने जन्म लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जेल ट्रांसफ़र हो रहा। अब कहा जाने लगा कि ट्रांजिट के दौरान गाड़ी पलट सकती है। बयान मंत्री का, बयान प्रदेश की सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष का, तो शंकाएं तो बनेगी। और इस तरह से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है कि आम लोगों में घबराहट है। इसलिए कि अब सारे न्यूज़ के चैनल के लोगों ने, मीडिया के लोगों ने, सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोगों के तमाम तरह के बयान सामने रखे। हम लोग, परिवार हो या मुख्तार अंसारी से हमदर्दी रखने वाले सारे देश में जहाँ भी कोई लोग हैं, हम सब लोग देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, देश के कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं और गर्व करते हैं कि हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा है? अब बात तो कर रहे ले लीजिए, कानून से ऊपर ना आप है ना हम हैं। आज तक तो यही हम जानते रहे। अगर आप पे आरोप लगेगा तो उस आरोप का परीक्षण न्यायालय में होगा। न्यायालय आपको निर्दोष कहे या न्यायालय आपको दोषी मान ले। पहली बार एक नया इतिहास लिख रहे हैं हमारे योगी जी, बड़े पैमाने पे। इक्का दुक्का कहीं किसी मामले में कोई मुकदमा सरकार वापस ली होगी, लेकिन ऐसा अपने विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने आरोप थे, जो चार्जशीट थी, न्यायालय में परीक्षण शुरू हो गया था। आपको गवारा नहीं था कि अगर परीक्षण होगा तो कहीं कोर्ट हमें गुनहगार न साबित कर दे, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। अब आपने अपनी कलम से अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप का मुकदमा हटा लिया। अपने मंत्रिपरिषद में अपने डिप्टी सीएम केशव मौर्य का मुकदमा उठा लिया। हीनियस क्राइम के मुकदमे, हत्या के प्रयास, दंगा और फसाद, ये सारे गंभीर धाराओं के मुकदमे, तमाम पूरे प्रदेश में इनके एमपी, एमएलए, इनसे जुड़े हुए एमएलसी, इनके स्वजाति बंधु, सबके मुकदमे उठाए जा रहे हैं। न्यायपालिका और न्यायपालिका को जो जिम्मेदारी निभानी थी, उसके अधिकारों में कटौती कर दी गई, शिथिल कर दिया गया। न्यायपालिका में बैठे हुए लोग मूकदर्शक बने हुए हैं। तो ऐसी सरकार पे कैसे बहुत कुछ भरोसा किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय की ही जिम्मेदारी है कि वो इसकी मॉनिटरिंग करे। किसी भी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा राज्य सरकार का कर्तव्य है, और ये 4 गुना जिम्मेदारी बढ़ जाती है अगर वो व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में है, वो जुडिशियल कस्टडी में है। तब उसकी जिम्मेदारी जुडिशरी सिस्टम और सरकार दोनों की हो जाती है। और अब तो सर्वोच्च न्यायालय से राज्य सरकार गई है कहने कि उन्हें हमें दिया जाए, और सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी बात को स्वीकार करके उन्हें सौंप दिया है। उसके बाद अगर किसी के मन में कोई षड्यंत्र है, कोई पाप है, तो उसके लिए आने वाले दिनों में यही कहा जाएगा कि देश का लोकतंत्र कहाँ चला जाएगा। हम तो विश्वास करते हैं मौत पर भी और जिंदगी पर भी। हमारा ईमान है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, और जब मौत का दिन आ जाएगा तो एक सांस से ज्यादा कोई जी नहीं सकता, और जब तक मौत नहीं आएगी, जब तक कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। मुख्तार अंसारी इसके खुद ही एक नमूना है। उस शख्स के ऊपर 5 बार कातिलाना हमला हुआ है। 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार में उसके ऊपर हजारों गोलियां चली। उसरी में 9 लोगों को गोली लगी, 3 लोग उस घटना में मारे भी गए। वो मुकदमा
अभी MP MLA कोर्ट इलाहाबाद में ही विचाराधीन है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी जिसका नाम आप सुनते होंगे, दाऊद इब्राहिम, उनका को अक्यूज रहा है बॉम्बे जेबीजे हॉस्पिटल कांड में जो ब्रजेश सिंह, वो ब्रजेश सिंह उस घटना का मेन अभियुक्त है। त्रिभुवन सिंह उस घटना का मेन अभियुक्त है जो इन लोगों ने मुख्तार पे हमला किया था। अब राज्य सरकार चिंतित है क्योंकि उन्हीं के गोद में बैठ करके वो आज MLC हो चुका है, बनारस की जेल में बंद है। लेकिन एक चिंता का विषय है उनके लिए कि हम अपने चहेते को बचाएं कैसे। दूसरा हमला मुख्तार के ऊपर 2004 में हुआ। इन्हीं लोगों ने लखनऊ राजधानी में कैंट थाना के अंतर्गत फिर हजारों राउंड गोलियां चलाई। फिर ऊपर वाले की कृपा थी, फिर वो बच गया। वो मुकदमा भी विचाराधीन है, गवाही होनी है, बयान होना है। वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी है, घायल चोटिल गवाह मुख्तार अंसारी है। तीसरा हमला उसके ऊपर 2007 में जब वो गाजीपुर कारागार में बंद था, तब बम से उड़ाने की कोशिश की गई। मौत नहीं है तो कोई मार नहीं सकता। जो लोग बैठ करके बड़े स्पेशलिस्ट बिहार से बुलाए गए थे, बाबूधन चौधरी और नंद कुमार ठाकुर, ये लोग बैठ के बम बना रहे थे। और बम बना रहे थे अलका राय के शयन कक्ष में, और तैयारी थी कि ये टिफ़िन में जब बम बन जाएगा तो इसको वो जो गाड़ी जाने वाली है मुख्तार की कोर्ट की तरफ, उसी में रख दिया जाएगा और धमाका होगा और वो मार दिया जाएगा। सोचा तो था पाप, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। कोई चूक हो गई उनके जोड़ने जाड़ने में, और ऐसा ब्लास्ट हुआ कि इतने बड़े बड़े टुकड़े हो गए उन लोगों के जो बैठ के बना रहे थे। पुलिस का कांस्टेबल था नंद कुमार ठाकुर, चिथड़े उड़ गए। जो गनर था अलका राय का। तीसरा हमला ये। चौथा हमला उसके बाद वो आगरा आया। आगरा में लाके लंबू शर्मा को उसके लिए बम से उड़ाने की साजिश रची गई। दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने उसको पकड़ लिया। यहाँ से वो भेजा गया, बिहार में उसके खिलाफ मुकदमा चला, उसमें उसको 3 महीना पहले फांसी की सज़ा हो गई। आखिरी हमला उसको बांदा जेल में रखा गया था 2018 में, तब जहर दे दिया गया चाय के प्याले में। जहर पीने के बाद मूर्छित हुआ। उस समय जो जिला अधिकारी थे वहाँ, जेल के जो सुपरिटेंडेंट थे, इन लोगों ने आनन फानन में उसी बेहोशी की हालत में पहले ले आके ट्रामा सेंटर में बांदा में दिखाया। डॉक्टरों के हाथ पैर फूल गए, हालत बहुत ख़राब थी, और उनकी सलाह पे तत्काल उनको लखनऊ लाया गया। PGI में उनका इलाज हुआ। रात भर इलाज के बाद तो उनकी जान बच गई। सर, यूपी में अलग अलग जगहों पर ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी ने कई अवैध संपत्तियां बनाई हैं जिसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। योगी सरकार की कार्रवाई को कहां तक आप जायज़ ठहरा रहे हैं? अरे हम काहे लिए जायज़ ठहराएं? इनको इस चुनाव में जाने के बाद जनता के बीच में कहने के लिए कुछ है नहीं। बनाया क्या, किया क्या? हमने मुगल सराय का नाम बदल दिया, दीनदयाल नगर कर दिया। और क्या किया योगी बाबा? तो हमने इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया। नाम बदल दिया, गिनती बदल दी। 100 नंबर था जब अखिलेश की सरकार थी, डायल कीजिए 100 नंबर, पुलिस की वैन आती थी। अब उसको 112 कर दिया। काम के नाम पे क्या किया? कुछ भी नहीं। तो काम के नाम पर यही गिनाएंगे कि हमने अपने विरोधी राजनीतिक लोगों का घर गिराया। मुख्तार अंसारी खलता इसलिए है कि वो 5 बार से उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले से सदर विधानसभा क्षेत्र से लगातार जीतता चला रहा। 1996 में पहली बार जीता और आज तक जीत रहा है। 3 बार 15 साल 6 महीना हो गया उसको जुडिशल कस्टडी में, जेल में, और 3 बार जेल से पर्चा भरने भी नहीं आया। एक दिन की पेरोल भी नहीं मिली, फिर भी वो चुनाव जीत जाता है। उस महान जनता को, उसके दिल को देखिए, कितना बड़ा दिल है उसके लिए कि वो न जाए तब भी लाखों वोट देकर उसको जिता देती है। इससे ये लोग जलते हैं। बड़े बड़े सूरमा गए उसको हराने, बड़े बड़े लोग गए मीटिंग करने, जनता खारिज कर देती है। अब आप कहिए 15 साल से क्यों जेल में है? 25 अक्टूबर 2005 को जब मुख्तार जेल गए थे तो उन दिनों उनके कॉन्स्टिट्यूंसी मऊ में एक दंगा हुआ था।
उस दंगे में 14 को दंगा हुआ, 17 को एक FIR लिखी गई जिसमें मुख्तार को भी कहा गया कि क्षेत्रीय विधायक भी इस दंगे में उनका भी रोल था, वो कर्फ्यू में भी घूमते रहे। उस मुकदमे में ये जेल गए और जब वो मुकदमा छूट गया तो दूसरे मुकदमे लगाए जाने का एक सिलसिला शुरू हुआ। 2005 के पहले का मात्र एक मुकदमा मुख्तार के खिलाफ है। जेल में रहने के 15 साल के अंदर सारे मुकदमे फर्जी लिखे जा रहे हैं। कोई भी घटना होगी लिख दो उसमें कि मुख्तार अंसारी की साजिश प्रतीत होती है, मुख्तार अंसारी साजिश के मुलजिम। लेकिन जब साजिश साबित करने का सवाल आता है तो साजिश साबित कैसे होगी जब झूठी है? तो तब मुख्तार बेदाग बरी हो जाता है, और जब बरी होता है तो फिर ये नया दूसरा नया तीसरा निकलने न पाए। यही तो सिलसिला चल रहा। कुल मिला के षड्यंत्र किया जा रहा है। शुद्ध रूप से घबराहट है, परेशानी है, वो लोकप्रिय है। ये लोग उसको माफिया कहते हैं। पूर्वांचल में चले जाइए, आजमगढ़ चले जाइए, मऊ चले जाइए, गाजीपुर चंदौली चले जाइए, जौनपुर चले जाइए, वहाँ गरीब जो फूट पर जूते पे पॉलिश करने वाला बैठा है मोची, जो पीठ पर बोरा ढोने वाला है, जो फावड़ा चलाने वाला है खेतों में, जो रिक्शा खींच रहा है, टेम्पू चला रहा है, उससे पूछिए, वो कहता है कि ये मेरा मसीहा है। लड़ाई इसकी है कि लुटेरे उससे जलते हैं और कमेरे जो कमा के खाने वाले हैं उसको अपना मसीहा मानते हैं। योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है, यूपी में क्या कुछ हो सकता है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल फेल्योर है ये सरकार। इस सरकार को कुछ ब्यूरोक्रेट्स चाहते हैं जो ये तो बताते हैं 4 साल बेमिसाल लगातार इसी बात की अच्छा तो बेमिसाल तो हम वही तो कहा हमने आपको कि पर्चा बनाया स्वयं, कॉपी लिखा स्वयं और कॉपी जांच दिया मीडिया ने। 100 में 100 नंबर। वो 4 साल बेमिसाल इतना उतना विज्ञापन है सारे खाते में, बिना विज्ञापन पे कोई लिखेगा? लेकिन अब की बार विज्ञापन काम नहीं करेगा। अभी 5वां साल है, 5वें साल की कॉपी जनता जांचेगी और वो नंबर देगी कितना नंबर है। काम कुछ नहीं हुआ, हाहाकार मचा हुआ है। बेरोजगार परेशान, किसान परेशान, खेतों में काम करने वाला मजदूर परेशान, ये आवारा मवेशी घूम रहे हैं, सबकी फसलें खा रहे हैं। इनसे बात कीजिए तो कहते नहीं 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 नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं है किसानों का। इनको क्या पता कि एक गरीब छोटे किसान के बच्चों के मुंह का निवाला ये किसान खा रहे हैं। सर रोकना चाहूँगा, कान्हा उपवन जगह जगह बना रहे हैं, इनमें जो है जो कान्हा उपवन जगह जगह चर्चा हो रही है, जगह जगह कान्हा उपवन बनाए जा रहे हैं। जो आवारा कान्हा उपवन और जो आवारा पशु जो टहल रहे हैं, एक्चुअली में इनका जो है जो पहले कट जाते थे उस पर उन्होंने पाबंदी बहुत लगाई अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये कहने की जगह है, वहाँ जाके देखिएगा क्या कहा जाए। अफसोस की बात, कान्हा के नाम पर उपवन बनाना, कान्हा उस मुरलीधर को कहते हैं, उनके नाम का वो उपवन, उसमें जाके देखो क्या दुर्दशा है। न मवेशियों को पानी पीने की कोई व्यवस्था है, न चारा खाने की कोई व्यवस्था है। मर के पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, कुत्ते सियाल उनको नोच रहे हैं, बदबू से बुरा हाल है पूरे इलाके में। अब खूबसूरत आप उसको कहिए कान्हा उपवन, आप कह दीजिए कि ये मवेशी किसानों का कोई नुकसान नहीं। योगी जी बड़ी तारीफ करते हैं, जाते हैं तो अपने हाथ से खाना भी खिलाते हैं और सब सारी चीजें पशु ठीक है वो सब तमाम चीजें जनता के मुंह के निवाले, उनके बच्चों के मुंह के निवालों को ये छुट्टा मवेशी खा रहे हैं। और लोग हाय हाय इस महंगाई के दौर में कर रहे हैं, हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? अब कुछ भगवान की अजब लीला है कि इनके पास औलादे नहीं है तो ये औलाद का दर्द क्या जानेंगे। जो औलाद वाले हैं उनको औलाद का दर्द है, अपने बच्चों की रोटी के लिए लोग परेशान हैं। उनका तो कहना है कि हम तो सर्वस्व न्यौछावर कर दिए देश के लिए, ना हमारे पीछे कोई है ना आगे कोई है, जो कुछ है देश है। यही तो है, इनके आगे पीछे कोई नहीं है तो ये देख रहे हैं, चाह रहे हैं कि देश भी इसी तरह से हो जाए। ये इसी तरह से कैसे चला रहे हैं? आप बताओ ना क्या चला रहे हैं, कौन सा कार्य ऐसा बता दो। ये कहते हैं भ्रष्टाचार। इतना भ्रष्टाचार आज तक के आज़ादी के बाद के इतिहास में कभी नहीं रहा।
बिना घूस लिए कोई कामे नहीं है। वो मुद्दा खत्म हो गया। पहले था जो मुद्दा, जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ते, वो मुद्दा था कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान कितनी शादी किया है। वो मुद्दा था उसकी पहली शादी पत्नी से कितने बच्चे थे, उसको छोड़ दिया तो कौन सी पत्नी रख लिया। पाकिस्तान में भूखमरी हो रही है। वो मुद्दा था कि हम एकदम छाती पे चढ़ जाएंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। मुद्दा खत्म हो गया। अब इधर से प्रेम पत्र लिखा जा रहा और उधर से लव लेटर वापस आ रहा। अब वो मुद्दा खत्म है, अब उसका नाम नहीं लिया जाएगा। तो कोई मुद्दा लाओ। अब मुद्दे में इस वक्त उत्तर प्रदेश के सरकार के सामने चुनावी एजेंडे का सबसे बड़ा एजेंडा है कहाँ का विकास, कहाँ की जनता के दुख दर्द की बात को सुनने की बात, कहाँ महंगाई की बात। लोग खोज रहे हैं कि महंगाई खत्म करने को आपने कहा था, ये कमर तोड़ महंगाई। आपने कहा था 400 रुपये वाला सिलेंडर 800 हो गया। 10 रुपए का टिकट प्लेटफॉर्म का, पहले जो 3 रुपए का था उसको 10 रुपया किया, अब 30 रुपया कर दिया। ट्रेनें चल नहीं रही हैं, हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ। तो कहें अपनी पीठ अपने से थपथपाते रहें, आने वाले दिनों में आईना सामने आ जाएगा। जनता आईना सर, बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं कि? नहीं, देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और आप लोग तो हर जगह मीडिया के लोग जा रहे हैं। एक प्रोपगंडा बहुत है, ख़ास तौर से बंगाल के चुनाव को लेके। उसकी वजह यह है कि आसाम में फंस गई है सरकार। आसाम में बीजेपी की सरकार थी और इस बार हालत खराब है। हो सकता है कि आसाम में परिवर्तन हो जाए, तो उस बात को छुपाओ। तो बंगाल में खूब झूठा प्रचार एकदम। अब ममता बनर्जी गई, अब हमारी सरकार 200 सीट लेके आ रही है। बिल्कुल प्रचार तो हो ही रहा है, अखबार और टीवी कोई देखेगा तो सरकार बन गई है। लेकिन अब क्या कीजिएगा, आने दीजिए, अब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि 5 जगह में शायद एक जगह भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में ना हो। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो क्या गाजीपुर की जनता आप पर फिर से भरोसा जताएगी? गाजीपुर की जनता आपको फिर से जनादेश देगी उस कंडीशन में आपने कुछ काम किया, जैसे आप 2004 में सांसद रहे? गाजीपुर की जनता का जहां तक सवाल है, हमने बताया ना कि हमने अपने जीवन में कभी भी सत्ताधारी दल के प्लेटफार्म और जमात में हम नहीं रहे। हमने हमेशा कमेरों और लुटेरों और उनके बीच में, दरमियान में, कमेरों के पक्ष में खड़े होकर के उनके हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ी है। तो जहां 9% मुसलमान रहता है, वहां का कोई व्यक्ति, हम लोग 3 भाई हैं अपने माँ बाप के औलादों में, बड़ा भाई भी विधायक, छोटा भाई भी विधायक, मैं भी 5 बार विधायक और 2 बार सांसद, मुख्तार भी 5 बार विधायक। अब सवाल ये है कि कहीं ना कहीं कुछ अलग है। तब तो हम मुरादाबाद में और संभल में नहीं हैं, हम सहारनपुर में और बुलंदशहर में नहीं हैं, हम हैदराबाद में नहीं हैं, हम लक्षद्वीप में नहीं हैं। हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहां 91% गैर मुस्लिम रहता है। लेकिन वो गैर मुस्लिम अच्छे और बुरे के बीच में जब फैसला करना होता है तो मेरे पक्ष में खड़ा होता है। हम तो मनाएंगे कि फिर से, अगर मनोज सिन्हा, हमारी उम्र हो गई 69 साल, 69 ईयर, अब शायद एक चुनाव और लड़े तो लड़े, नहीं तो अब जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है उसमें नई जनरेशन को सौंप दिया जाएगा, संभाले जिम्मेदारी को। हमने जिस तरह गुजरी ज़िंदगी गुजारी है और नस्ल नौ के मत वालों, अब तुम्हारी बारी है, दे देंगे। लेकिन अगर मानिए सिन्हा जी एक बार और आ जाते गाजीपुर, तो अगर वो आ जाएंगे तो मैं फिर कोशिश करूंगा कि उनके सामने एक बार और चुनाव लड़ लिया जाए। हम लोग 10 चुनाव लड़े हैं, 10 चुनाव सिन्हा जी भी लड़े हैं, 10 चुनाव अफजाल अंसारी भी लड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली 10 चुनाव में 3 बार मनोज सिन्हा चुनाव जीते हैं और 7 बार हारे हैं।
और अफजाल अंसारी 7 बार जीते हैं, 3 बार हारे हैं। और अपनी जनसंख्या बता दिया, अपनी औकात बता दिया। तो धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग की राजनीति नहीं करते, इंसानियत की राजनीति करते हैं। सताया हुआ कोई इंसान आंसू बहाता आता है तो उससे उसकी जात और उसका नाम और उसका वर्ग नहीं पूछते। इंसानियत के नाम पर उसकी मदद होती है, उसका आंसू पोंछा जाता है और उसकी पीड़ा को कम करने के लिए जो कुछ भी उस मालिक ने हमारे पास अख्तियारात दिए हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर जनता में लोकप्रियता न होती, जनता मुझे अपने टेस्ट का न समझती, तो कहीं नामो निशान भी पता नहीं चलता। एनबीसी हिंदी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपने भी हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। तो ये थे हमारे साथ गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी जी। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनबीसी हिंदी।